एक बहुत ही ज़बरदस्त डेवलपमेंट, अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 तैयारों के लिए $686 मिलियन मालियत के जदीद टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट की फ़रोख्त की मंजूरी दे दी है। DSCA की कांग्रेस को भेजी गई रिपोर्ट के मुताबिक इस पैकेज में जो लिंक सिस्टम्स हैं, लिंक 16 सिस्टम्स, उसमें क्रिप्टो आलात, ट्रेनिंग और मुकम्मल लॉजिस्टिक सपोर्ट शामिल है। अच्छा, अमेरिका के मुताबिक ये फैसला पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में जो इंटर ऑपरेटेबिलिटी है उसको बरकरार रखने के लिए, मुस्तकबिल की ऑपरेशनल ज़रूरियात के लिए मावन साबित हो सकती है। और साथ साथ पाकिस्तान ने ये अपग्रेड 2021 में मांगा था और अब ये मंजूरी अमल में आई है और ऐसे वक्त पे सामने आई है जब हालिया बरसों में मुल्क ने दीगर जदीद प्लेटफॉर्म्स के साथ अपनी फ़ज़ाई सलाहियत को मज़ीद बेहतर भी किया है। F-16 प्रोग्राम में ताज़ा बेहतरी पाकिस्तान की फ़िज़ाई क़ुव्वत के लिए अहम इजाफा समझी जा रही है। इस बहुत बड़ी डेवलपमेंट पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं दिफाई तज़यकार एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। खालिद साहब, गुड मॉर्निंग। एंड सबसे पहले तो मैं आपको भी कहूँगा इट्स मुबारकबाद वाली खबर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कितनी अहमियत की हामिल है ये डेवलपमेंट, और बीइंग वेटरन सोल्जर, बीइंग वेटरन एयरबॉर्न सोल्जर, हमें पता होता है कि किस तरीके से हमारी फ़िज़ाइया की अपग्रेडेशन, ओवरऑलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हाउ बिग इज़ दिस? जी बहुत शुक्रिया सादिया और फैसल, आप दोनों का, और गुड मॉर्निंग, और आपके व्यूअर्स को भी अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जी। ये बहुत लॉन्ग ड्यू जिसको कहते हैं ना, कि ये हमारी एक रिक्वायरमेंट थी, और अभी तो अमेरिकन एयरफोर्स के पास जो लेटेस्ट जहाज़ हैं हमारे पास वो नहीं है उस तरह के अपग्रेडेड। हमारी ख्वाहिश ये डेफिनेटली थी, और पाक फ़िज़ाइया से अभी मेरी बात कंफर्मेशन नहीं हुई, लेकिन आई एम श्योर हम क्योंकि चाह रहे थे बहुत अरसे से, 2001 से भी, और ये भी मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि पाक फ़िज़ाइया के सरबराह ने अभी कुछ महीने पहले, अभी जब अमेरिका का दौरा किया था मई के कॉन्फ्लिक्ट के बाद, तो ज़ाहिर है सबसे बड़ी हमारी इंगेजमेंट के दौरान ये एक्सपेक्टेशन थी कि इनको अपग्रेडेशन किया जाए। ये क्या चीज़ है, मैं उस पर थोड़ी सी बात करने की कोशिश करता हूँ। वो ये है कि हमारे पास 40 जहाज़ 1982-83 में जो ओरिजिनल बैच आया था, वो सबसे पहले जहाज़ थे जो दरमियान में मिड लाइफ अपग्रेडेशन, हम इसको MLU कहते हैं, उनको कर दिया गया था। उसके बाद ब्लॉक 52 जो अगली वर्जन थी वो हमने तकरीबन लिए, और अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कोई 75 के करीब F-16 है टोटल मिला के। और इन सब के ऊपर जो मेनली वेपन लगता है और वो है MM, जो तकरीबन उसकी रेंज है 60 से 70 किलोमीटर तक, जबकि जो लेटेस्ट मिसाइल आ चुके हैं वो है 140 to 150 किलोमीटर की। दैट मीन्स ऑलमोस्ट डबल द रेंज है। ये आपके व्यूअर्स मेरा ख्याल अंडरस्टैंड कर पाएंगे आराम से इस बात को कि तमाम फाइटर जहाज़ जब भी ख़रीदे जाते हैं, एक तो उसकी अपनी परफॉर्मेंस होती है जहाज़ की, यानी टर्निंग क्या है, इंजन क्या है, थ्रस्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होती है क्योंकि इस जहाज़ ने वेपन डिलीवर करने होते हैं दुश्मन पर, और ख़ास तौर पर एयर टू एयर फाइट के अंदर और एयर टू ग्राउंड फाइट के अंदर, तो सबसे ज़्यादा ये देखा जाता है कि उसको वेपन कंपैटिबिलिटी या वेपन कौन से लगते हैं। अगर आपके वेपन उतने रेलेवेंट ना रहे तो जहाज़ भी उतना पोटेंट नहीं रहता। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा जो F-16 है वो पिछले 43 सालों से फ्रंट लाइन फाइटर रहा है हमारा, जब तक ये J-10C और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ऐड नहीं हुए। बहुत ज़बरदस्त हमारा फ्लीट है, फाइटर पायलट्स हमारे जितने हैं वो सीजनड हैं, और सोवियत यूनियन की वॉर के दौरान 1979 से 89 के दरमियान जब ये हुई थी, जिसकी वजह से हमें F-16 ये अमेरिका ने दिए थे, उसमें हमने 9 सोवियत जहाज़ मारे थे, यानी उस वक्त की सुपर पावर थी जिसके 9 जहाज़ इसी जहाज़ ने तबाह किए थे। तो हमारा बड़ा प्राइड रहा है थ्रू आउट, इसमें कोई शक नहीं। टेररिज्म के खिलाफ इस जहाज़ की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है ये पाकिस्तान के लिए। तो ये सारा कुछ मिला के ज़ाहिर है एक और चीज़ आप लिंक कर पाएंगे जिसमें वो मैं आप बताता हूँ। मई के महीने में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें डेफिनेटली मैं कंफर्म कर सकता हूँ ये जहाज़ हवा में थे, F-16 और JF-17 थंडर और J-10C। लेकिन आपने नोट किया कि तमाम की तमाम जो किल्स हैं, जो हिंदुस्तान के जहाज़ मारे गए, वो J-10C ने मारे। उसकी वजह सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि J-10C के पास जो मिसाइल हैं, जो PL-15 है, वो तकरीबन 150 से 200 किलोमीटर की रेंज थी, और हमारे सारे टारगेट जो हमने हिंदुस्तान के जहाज़ मारे थे वो तकरीबन 168 से लेकर 198 किलोमीटर तक हमने शूट किए थे। तो अगर इस डाटा को ज़हन में रखें तो आप अप्रिशिएट कर पाएंगे कि F-16 शामिल होने के बावजूद, पोटेंट जहाज़, काबिल पायलट होने के बावजूद, इस रेंज तक क्योंकि अपने मिसाइल नहीं पहुंचा सकते थे, तो वो उस तरह इंगेज नहीं हो पाए। तो अगर ये अपग्रेडेशन होगी तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, ना सिर्फ अगेंस्ट टेररिज्म, बल्कि अगर खुदा न खास्ता जरूरत पड़ी कि ईस्टर्न बॉर्डर पर भी
ये ज़्यादा इफेक्टिवली इस्तेमाल हो सके। और खालिद साहब, इससे पहले आपको याद होगा जब इस भारत ने एक ड्रामा किया था बालाकोट में कुछ कौवे और दरख्त के ऊपर अटैक करके, उसके बाद हमने अभिनंदन को भी पकड़ा था। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी हैड कि हाउ मच और कहाँ कहाँ हम F-16 को इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ जब अमेरिका ये कहता है कि काउंटर टेररिज्म के लिए हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हाउ डू आई अंडरस्टैंड दिस? मैं इसे क्या समझूं? अगर इंडिया हम पर हमला करता है, क्या हम अपने इन F-16 को यूज़ कर सकते हैं, या फिर इनकी रेंज क्या होगी, हम कहाँ तक इन्हें इस्तेमाल करेंगे? सादिया, बहुत अच्छा सवाल है और आपके थ्रू आपके व्यूअर्स को मैं क्लियर करता चलूँ ये बात। और बहुत सारे लोग मुझसे वैसे भी इन पर्सन भी पूछते हैं और चैनल्स पर भी पूछते हैं कि शायद हमारा कोई ऐसा एग्रीमेंट है कि हम ये F-16 जो है वो अगर हिंदुस्तान के खिलाफ ज़रूरत पड़े तो हमारा कोई ऑब्लिगेटरी है और हम कोई सिग्नेटरी है, एग्रीमेंट है कि हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बिल्कुल गलत बात है और ये मिसपरसेप्शन है। देखिए, जहाज़ लिए ही इसलिए जाते हैं और हमारी तो ईस्टर्न स्पेसिफिक की थ्रेट है। हमने कोई प्लान करके कोई 40 साल पहले अफगानिस्तान के लिए ज़रूर लिए थे, क्योंकि उस वक्त यहाँ सोवियत यूनियन बैठा हुआ था, हमारा एक सुपर पावर हमारे बॉर्डर पर आ गया था, तो वो हमारी एक ऑब्लिगेटरी थी कि हमने अपना दिफा करना था। अमेरिका ने हमारी हेल्प की, लेकिन ये मिसपरसेप्शन है बिल्कुल, और ये गलत बात है कि अगर हम कहें कि अगर ईस्ट साइड से हमला हुआ तो ये जहाज़ हमारे काम के नहीं है, या कोई कोड लगे हुए हैं, या कोई ऐसा हमारे पास उन्होंने इनेबलिंग फैसिलिटी नहीं दी, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। एक तो ये क्लियर है। अभी टेररिज्म का इसलिए है कि आप नोट करें कि पिछले 30-40 सालों से जो मुल्क को दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा है और पड़ता रहा है, उसमें मेन फ्रंट लाइन हमारा जहाज F-16 ही था, इसमें कोई शक नहीं है। और मैंने जैसे कहा, बहुत सीजन पायलट्स हैं, हमारा लेजेंडरी जहाज है। तो अभी जिसका मैंने कहा जितने वेपन्स आ गए हैं टू ग्राउंड भी और खास तौर पे टू एयर जो आ गए हैं, तो ये अपग्रेडेशन लॉन्ग ड्यू थी। ये हो जाए तो 12-75 जहाज़ों का फ्लीट बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। मैं एक बात इंपॉर्टेंट आपके व्यूअर्स को और बताता चलूँ, वो ये है कि देखिए, इजिप्ट और इसराइल दो नेबरिंग मुल्क हैं और तकरीबन 200 जहाज इजिप्ट के पास है F-16, हमारे 75 है सिर्फ। 175 इसराइल के पास है, यानी तकरीबन 200 जहाज दोनों के पास है, 200। लेकिन दूसरी तरफ जब वेपन कंपेयर करें तो आप इमेजिन करें, इजिप्ट को जो दिया गया F-16 उस पर जो मिसाइल लगे हैं उसकी मुश्किल से रेंज 40-50 किलोमीटर है। और जब इसराइल को दिया हुआ है जो उन्होंने वेपन उसी जहाज पर, वो तकरीबन 150 किलोमीटर है। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये डिस्क्रिमिनेशन इसलिए की जाती है कि वो जो इतने पोटेंट जहाज हैं वो इस काबिल ही ना हो कि इजिप्शियन जहाज इजरायली जहाज को मार सके। उससे पहले खुदा ना खास्ता अगर कोई जंग होती है तो इजरायली जहाज इजिप्शियन को पहले मार तो वेपन सारा रोल प्ले करते हैं। मैंने सिर्फ इस मिसाल इसलिए दी है कि आप व्यूअर बेहतर अप्रिशिएट कर पाएं कि वेपन सारा जो एंड गेन होता है या जो पंच होता है आपका, वो तो वेपन ने करना होता है। तो ये बहुत अच्छी खुशाइन बात है। इंशाल्लाह ताला हमारी एयरफोर्स की पोटेंसी और कैपेबिलिटी में बहुत बेहतरी आएगी। खालिद साहब, आखिर में एक आम आदमी के लिए सिर्फ ये बताएं कि जो अपग्रेडेशन पैकेज है इसमें क्या कुछ अपग्रेड होने जा रहा है? वेपनरी अपग्रेड होने जा रही है, हमारी जो लिंक सिस्टम बताया गया है, व्हाट इज दैट? जी फैसल, ये जो लिंक 16 जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, आपके व्यूअर्स के लिए और एक अच्छी खबर यही है कि हम अब लिंक 17 पे जा चुके हैं जो मेड इन पाकिस्तान है। इस वक्त जो हमारे मई में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, हमारे तमाम जहाज लिंक 17 से इंटीग्रेट, जिसका मतलब ये है कि अब पुराने ज़माने में एक फाइटर पायलट खुद उड़ता था, अपनी स्किल पर देखता था नज़र से, या छोटा जो रेडार, उस ज़माने के रेडार होते थे, दुश्मन के जहाज़ को पिक करके खुद ही लड़ता था, जिसकी स्किल अच्छी होती थी वो रिजल्ट आ जाता था। लेकिन अब वो नहीं रहा। अब ये जंग ऑर्केस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है, अब ये वन किल पिक्चर हो चुकी है। मल्टी डोमेन में लड़ना पड़ता है। ज़मीन पे जो रेडार और एयर डिफेंस कंट्रोलर हैं, जो हवा में फाइटर पायलट हैं, इलेक्ट्रॉनिक जहाज़ उड़ रहे हैं, सैटेलाइट से जो पिक्चर आ रही है, ज़मीन पर साइबर कमांड बैठी है, ये सब के सब दुश्मन को एक, जैसे स्पोर्ट्स में फुटबॉल में होता है कि सब ने गोल करना होता है, सबको गोल पोस्ट का पता होता है कि वहाँ गोल पहुँचाना है, अब बॉल करनी है। तो यहाँ पे भी यही हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्क हिंदुस्तान की एयरफोर्स और हमारी में सबसे बड़ा ये था कि हमारी बहुत इंटीग्रेटेड थी, नेटवर्क थी, और लिंक 17 के ज़रिए सारे जहाज़ों की, सारे स्टेक होल्डर्स की, सारे ऑपरेटर्स की किल पिक्चर एक थी। ये जो लिंक 16 है ये नेटो के लिए मोस्टली इस्तेमाल होता है क्योंकि वो नेटो में इंटीग्रेट करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इंडिजीनियस बना चुके हैं, हमारी डिपेंडेंसी किसी पर नहीं है। और इसका अपग्रेडेशन सिर्फ वेपन्स की नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स की है, रेडार्स की है, नेटवर्किंग की है, और ऑब्वियसली अपग्रेडेशन बहुत सारी और इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल होंगी जहाज के अंदर। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब। बहुत कुछ था आपसे बात करके, हमें बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल गई जो आमतौर पर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है, और आई थिंक हमारे व्यूअर्स को भी इससे बड़ा फायदा हासिल है। बहुत सारी मिसकंसेप्शंस जो हैं वो भी क्लियर हो गई कि इसके खिलाफ नहीं उड़ा सकते, उसके खिलाफ नहीं उड़ा सकते, सबके खिलाफ उड़ा सकते हैं, सबको उड़ा सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।